तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। हम लेके आए हैं आपके लिए रामबाण सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल का। तो रामबाण सॉल्यूशन जो हम लेके आए हैं, हमारा दूसरा भाग है रामबाण सॉल्यूशन का। अभी तक की जो इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम हुई है, ITI डिप्लोमा के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुई है, हम उन सभी का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं यूनिट वाइज। तो हमने पहला यूनिट पढ़ा था चार्ज के बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के अभी तक कितने क्वेश्चन आए हैं, तो हम इसको डीप में भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल में हमने मध्य प्रदेश लाइनमैन में इसको डीप में पूरा पढ़ा चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वही 20 क्वेश्चन का डेली रामबाण बुक सॉल्यूशन, यानी रामबाण सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिकल का, रामबाण सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है। BIS क्या होता है? तो BIS का फुल फॉर्म होता है भारतीय मानक संस्था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्लियर है? भारतीय मानक संस्था, भारतीय मानक संस्था। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो BIS इसलिए लिया गया कि बाजार में बेहतर क्वालिटी का माल आपको मिले, कि उसकी गुणवत्ता भी हो, उसके साथ में क्वालिटी भी हो। तो इन सभी का ध्यान रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी कि इस पर जो सील लगती है वो ISI की लगती। इसी का पूरा नाम क्या था? ISI। और बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? BIS। जो हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट का वायरिंग होती है, कोई भी दुनिया में हम जो भी हम यूज़ करते हैं, भारत में जो भी सामान यूज़ करते हैं उस पर एक सील लगी आती है ISI की। तो वो BIS एक यूनिट है जो इसका पहले नाम था ISI। तो बाजार में पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, तो आप लिखो, अताल लीजिएगा। तो बाजार में उत्पाद की बेहतर छवि, हाँ, यही इसी के लिए BIS की स्थापना की। जोखिम के प्रति सुरक्षा नहीं, शोषण और धोखे से सुरक्षा नहीं, ISI का मार्क वाले नहीं। ISI का मार्क है तो ऊपर बाजार में बेहतर क्वालिटी की, ये बेहतर क्वालिटी जब इसकी सील आप पे लगेगी। क्लियर है आपको सभी को? तो आपको समझ में आया होगा। अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ये कब आया था? DMRC इलेक्ट्रिकल 2018 में। जब हम इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे थे, हमको क्या क्या सुरक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना। नग्न का मतलब जिसपे इंसुलेशन नहीं, यानी जिस पर रबड़ नहीं हो, उसको पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए, ये सही है। दूसरा, केवल नग्न तारों के साथ काम करना, नहीं, ये तो गलत है, हमको खुले तारों के साथ। दूसरा, नग्न तारों अन्य तारों के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नग्न तारों को काबू किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन आएगा, किसी भी यानी जिसपे इंसुलेशन नहीं है ऐसे तारों के साथ काम नहीं करना है, और काम कर भी रहे तो हमको सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है हमारा, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटना से बच सकते हैं। ये हमारा DMSC दिल्ली मेट्रो में आया था 2018 में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यकता है, यानी दुर्घटना से बच सकते हैं। पहला, सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करके। ठीक है, हम सुरक्षा उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। पुरानी अप्रचलित विधियों का प्रयोग करके, नहीं। कार्य का विशेष, मशीन तथा कार्य का स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। चौथा है व्यक्तिगत उपायों का पालन करके। तो आप पूछ करके आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, इसका क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा C, कार्य विशेष, मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियम का पालन करना। यानी आपको जो भी काम कर रहे हो उसका भाई उस मशीन का या कार्यस्थल का आपको समझ में आना चाहिए कि आपको वहाँ पर क्या सावधानी रखना चाहिए। तो ये इसलिए इसका आंसर ये आएगा। अब सुरक्षा अधिनियम कारखाना की, इसके लिए कारखाना अधिनियम की स्थापना की थी, इंडस्ट्री एक्ट की स्थापना की गई थी 1948 में, कि आप यदि किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए। क्लियर है आपको? अगला होता है IE यानी इंडियन इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार का क्या उद्देश्य है, यानी इनका उद्देश्य क्या है। ये भी DMRC में पूछा गया है, दिल्ली मेट्रो में। बेहतर विद्युत उत्पादन के लिए, करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए, नहीं, एडी करंट, सुरक्षा और संरक्षा के लिए या विद्युत हानि के लिए। तो बेहतर विद्युत उत्पादन के लिए BIS था। क्या था? BIS। हम करेंगे सुरक्षा और संरक्षा दोनों के लिए। क्लियर है? अगला है हमारा, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है। यानी व्यवसायिक सुरक्षा यानी आपका जो कार्य, हम कहते हैं ना व्यापार करते हो वैसी सुरक्षा नहीं है। ठीक है, मशीन की सुरक्षा नहीं, मशीन की सुरक्षा आपको व्यापारी की सुरक्षा। यदि आपने एक ऐसी मशीन बना दी कि लोगों को नुकसान दे रही तो कोई खरीदेगा क्या आपसे? नहीं। दूसरा, शरीर की सुरक्षा, मान लो कोई आपने ऐसा उपकरण दिया, शरीर
आपका ऐसा है जो आप व्यापार कर रहे हो उसमें दिक्कत आ रही तो ये भी दिक्कत है। कार्य सुरक्षा, हाँ आपको कार्य सुरक्षा भी ध्यान रखना पड़ेगी कि आप जो काम कर रहे हो सेफ्टी वाला। सड़क सुरक्षा, सड़क की सुरक्षा कोई नहीं देता भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा, हम दिया है, हमने हेलमेट बेचा है, पर जरूरी नहीं कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, बच सकते हो। क्लियर है? तो ये सुरक्षा का प्रकार नहीं है, तो आपका आंसर आएगा डी। क्या आएगा? डी। अगला है विद्युत संबंधित कार्य करते समय बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। किससे नहीं होगी? लोहे की छड़ पे करंट जा रहा है, लगेगा करंट? बिल्कुल लगेगा। गीली रस्सी, पानी में गीली करा, करंट लगा, बिल्कुल लगेगा। गीली लकड़ी, लकड़ी को गीला कर रख तो करंट लगेगा। सूखी लकड़ी में करंट लगेगा क्या? नहीं। तो इसका आंसर आएगा सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी एक इंसुलेटर और कुछ अलग। ये कायम को जा, या आरआरबी लोको पायलट, जो रेलवे में लोको पायलट होती है उसमें नहीं पूछा था 2019 शिफ्ट नंबर 2 में। क्लियर है आपको? अगला हमारा क्वेश्चन है सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध क्या होता है? पहले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है तो करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करने का गुण। यदि किसी में करंट को रोकने का गुण प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो हमारे शरीर का भी रेजिस्टेंस होता है। तो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो 1 किलो ओम। रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं। काय में ओम मेजर करते हैं? ओम में। तो 1 किलो ओम हमारा जो शरीर का रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 1 किलो ओम के लगभग। सी ऑप्शन आएगा। क्लियर है आपको? अगला, एक व्यक्ति यदि बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है तो उसे पीने के लिए हम क्या देना चाहिए? टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की एग्जाम हुई थी, जो लाइनमैन होती है वैसे ही मध्य प्रदेश में लाइनमैन होती है, हरियाणा में लाइनमैन होती है, वैसे ही वहाँ पर टेक्निकल हेल्पर होती है। तो उसमें पूछा गया था इस व्यक्ति को करंट लगता है तो हमें क्या देना चाहिए? पानी देना चाहिए? क्या चाय देना चाहिए? नहीं। गर्म पानी, कॉफ़ी देना चाहिए? ठंडा पानी देना? इसमें से कोई चीज़ नहीं देना चाहिए। एक्चुअली जब आप पढ़ोगे इसका जो आंसर दिया था उन्होंने दिया था पानी देना चाहिए, जबकि गलत है। हमें कोई भी यदि किसी व्यक्ति को करंट लग रहा है तो हमें उसे कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। इनमें से ऐसा कोई पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। क्लियर है आपको? आग, इनमें से कौन से वर्ग की विद्युत उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है? ठीक है, विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर का यूज़ करेंगे? किस वर्ग में रखा गया है? तो दोस्तों मैंने इसका फायर का पूरा आपको पढ़ा है सेकंड यूनिट में कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करोगे, कौन कौन सी आग कौन सी होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के, क्लास ई क्या होती है। तो आप उसको पढ़ के आइए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्लास ए, वर्ग ए। वर्ग ए में क्या होता है? यदि कपड़ा, लकड़ी और कागज, सूत, रेशम, इनमें लगी आग, यदि ऐसे कोई उपकरण है उनमें लगी आग को बुझाने के लिए हम कौन सा फायर यूज़ करते हैं? क्लास ए। कौन सा यूज़ करते हैं? क्लास ए। सर क्लास बी किसको यूज़ करते हैं? तो क्लास बी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और यानी मिट्टी का तेल। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनमें लगी आग को बुझाने के लिए हम कौन सा फायर का यूज़ करते हैं? क्लास बी का। क्लास सी में किसका यूज़ करते हैं? तो विद्युत में लगी आग, विद्युत में लगी आग यानी इलेक्ट्रिसिटी में लगी आग, प्लस जो हमारा गैस होता है जैसा एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, हाइड्रोजन, इन गैस में लगी आग के लिए हम कौन सा फायर यूज़ करते हैं? सी। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? सी। कि विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? सी करते हैं। पर आजकल इलेक्ट्रिकल अधिनियम ई भी आता है। ई का यदि आपको ऑप्शन सी नहीं है, यदि ऑप्शन में सी नहीं है तो आपको कौन क्या लगाना? ई। क्लियर है आपको? और डी किसके लिए होता है सर? तो डी होता है हमारा धातु। धातु में लगी आग यानी मेटल में लगी आग, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल होते हैं, इनमें पानी में डालने पे ही आग लग जाती है ना, इतने खतरनाक होते हैं। तो इनमें लगी आग को बुझाने के लिए हम क्लास डी फायर का यूज़ करते हैं। क्लास के क्या होता है? किचन तेल, जो किचन का ऑयल होता है उसमें लगी आग को बुझाने के लिए हम कौन सा फायर यूज़ करते हैं? क्लास के, वर्ग के। क्लियर है? आप सभी को क्लियर होगा। तो विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए हम क्लास सी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला है लकड़ी या कागज जैसे सामान्य दहनशील पदार्थों के कारण लगने वाली आग को किस वर्ग में रखा गया है? तो ये प्लांट असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में आया था। किस में रखा गया है? तो अभी मैंने बताया था क्लास ए में लकड़ी, कागज, कपड़ा, इनमें लगी आग को क्लास ए में रखा है। क्लास बी में पेट्रोल, डीजल में लगी आग, क्लास बी में। क्लास सी में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत उपकरण में लगी आग और हमारा एलपीजी, सीएनजी जितनी गैस होती है उनमें लगी आग को। क्लास डी में हम
जो मेटल होते हैं उनमें लगी आग, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लास ए। अगला है क्लास ए में आग बुझाना कैसे बुझाया जाना चाहिए। ये DMRC दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रकार से बुझाना चाहिए। तो पानी फेंक कर क्लास है, हाँ बिल्कुल हम पानी फेंक के बुझा सकते हैं, क्योंकि पानी फेंक कर हम क्लास कौन सा होता है? क्लास है। कागज कपड़े इनमें लगी आग को हम बुझा सकते, तेल डाल के लगा बुझाते हैं नहीं। उड़े हुए फ्यूज को बदल के आग बुझेगी क्या? नहीं। स्विच बंद करके आग बुझेगी नहीं। तो हम पानी डालकर फेंक कर हम आग बुझा सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि तेल पेट्रोल विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो किसका प्रयोग किया जाना अग्निशामक में होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि विद्युत में लगी आग है तो उसमें होता है CTC। CTC क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, दो होता है, हेलोन होता है। एक हेलोन होता है, हेलोन एक गैस होती है जिसके अंदर दो लोग होते हैं। एक होता है CTC। CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख देता हूं मैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा होता है BCF। BCF क्या होता है? ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो, BCF। इन दोनों गैसों का मिक्सचर होता है हेलोन। तो यदि हेलोन नहीं है तो हमारा क्या आएगा? CTC। CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका फार्मूला होता है CCl4। आपको लिख लेना है कि विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए हम CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फुल फॉर्म होता है CCl4। ठीक है, ये हेलोन की मिक्सर होती है, जो हेलोन दो गैसों का मिक्सर होता है CTC और BCF। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विद्युत से लगी आग शामक केवल किसके द्वारा बुझनी चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग बिजली के कारण लगी आग को बुझा सकता है? तो अभी मैंने बताया था कौन सा होता है? CTC या हेलोन। हेलोन क्या होता है? किन किन गैसों का मिश्रण होता है हमारा? CTC प्लस BCF। CTC क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। BCP क्या होता है? ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो। क्लियर है आप सभी को? तो इसका आंसर आएगा ए, हेलोन। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग नहीं करना चाहिए? ये UPPCL में आया था क्वेश्चन कि UPPCL में 2019 में बिजली के कारण लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो ये MPKVCL यानी मध्य प्रदेश की लाइनमैन की जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस प्रकार का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो याद रखिएगा, झाग और फेम यानी झाग के प्रकार का फॉर्म जो होता है, झाग प्रकार का हमको यूज नहीं करना चाहिए। अगला, सूचनात्मक चिन्ह का आकार। तो दोस्तों मैंने वहाँ पर चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं पढ़ाया था, सूचनात्मक, अनिवार्य, चेतावनी। तो आप जाके वीडियो को देखिए, लाइनमैन के हमारे सारे कोर्सेस में निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। तो सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है? तो सूचनात्मक चिन्ह होते क्या? जो ऐसी यानी हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी अच्छी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे उनको हम काय में रखते हैं? कौन से चिन्ह में रखते हैं? सूचनात्मक चिन्ह। जैसे आगे पेट्रोल पंप है, आगे डॉक्टर यानी डॉक्टर का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है या रेस्टोरेंट है, ऐसी सूचना देने वाले को हम काय में रखते हैं? सूचनात्मक चिन्ह में। तो ये काय में होते हैं? वर्गाकार में। किसमें होते हैं? वर्गाकार में यानी स्क्वायर में होते हैं। काय में होते हैं? स्क्वायर शेप में होते हैं। इनकी बीच का जो बॉर्डर होती है वो कैसी होती है? तो याद रखना, नीले आकार की, सॉरी कैसे आकार की होती है? हरे आकार की, यानी ग्रीन आकार की होती है, हरे। इनके अंदर की बॉर्डर जो होती है ग्रीन। आपने देखा हॉस्पिटल वाला सिंबल, उसमें ये पूरा ग्रीन होता है। तो कौन सा आकार का होता है? ग्रीन। क्लियर है सभी को? अगला, चेतावनी चिन्ह, वार्निंग चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसे होती है? तो वार्निंग चिन्ह जो होते हैं, तो वार्निंग चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जो हमें खतरे के निशान से दर्शाते हैं। जैसे बिजली का खतरा भी, कहीं पर करंट लग जाएगा, इसे छूने से जान जा सकती है। ऐसे खतरों को हम क्या बोलते हैं? काय में रखते हैं? चेतावनी या वार्निंग साइन में। ये काय में होते हैं? तो पहले बता दूं मैं तुमको कि ये होते हैं त्रिभुज में रखा जाता है। वार्निंग साइन जितने भी होते हैं, चेतावनी चिन्हों काय में रखा जाता है? त्रिभुज में। तो इनकी जो अंदर की बॉर्डर होती है वो कौन सा कलर की होती है? हमारे पीले कलर की। याद रखिएगा, कौन सा कलर की होती है? पीले कलर की। इलेक्ट्रिसिटी की जितने भी यानी हम कह सकते हैं वो पूरे कौन से में रखा जाता है? चेतावनी यानी वार्निंग साइन में रखे जाते हैं। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा किस प्रकार से कि वार्निंग साइन कैसा दिखता है। तो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला ये क्वेश्चन था कि क्या था हमारा? दिया गया चित्र निम्नलिखित में किसका कौन सा चिन्ह है? तो आपको दिख ही रहा है, अभी मैंने बताया था। त्रिभुज में कौन सा चिन्ह होता है? वार्निंग सिंबल। कौन सा होता है? वार्निंग सिंबल। तो ये किसको बता रहा है? फ्यूज का, फॉल्ट का, विद्युत झटके का। किसका बता रहा है? विद्युत झटके का।
यानी ये बताता है कि झटका लग रहा है, इलेक्ट्रोशॉक। क्लियर है? उसकी बॉर्डर भी कैसी, पीली। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक चिकित्सा के मामले में एबीसी प्रणाली के प्रारंभिक अज्ञाक्षरों का पूरा नाम क्या है? प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या दर्शाता? तो ये पीजीसीएल की एग्जाम थी, उसमें पूछा गया था 2018 में, और डीएमआरसी में पूछा गया था। एबीसी मैंने पढ़ाया था आपको। तो ए का मतलब होता है एयर, बी का मतलब ब्रीदिंग, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, वायु देना। दूसरा होता है श्वसन, और तीसरा होता है हमारा सर्कुलेशन है, परिसंचलन। तो इसका आएगा हमारा सी आंसर। सी आंसर यानी हम भैया कहीं पर करंट लगाए तो हमको 3 प्रोसेस करनी पड़ती है, ए बी सी। भैया हमको देखना पहले लोगों को उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही कि नहीं है तो लोगों को वहाँ पर हमको बताना, यानी एयर प्रॉपर मिले। दूसरे में हम ब्रीदिंग, भैया वहाँ पर हम उसको देख रहे हैं कि भाई उसकी सांस चल रही है कि नहीं। तीसरा होता है सर्कुलेशन, यानी हमका उसका सर्कुलेशन चेक करना है कि भैया सर्कुलेशन, ब्लड्स का सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं। क्लियर है आपको? तो ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अगला होता है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। क्लियर? ये यूपीपीसीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। क्लियर? पीपीई, ये पीपीई जैसे हम जो हेलमेट पहन रहे हैं वो भी पीपीई है। वेल्डिंग कर रहे हो आप, चश्मा लगा रहे हो, गॉगल्स लगा रहे हो, वो क्या है? पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला होता है कृत्रिम श्वसन के आधार पर कौन सी आसान विधि होती है? यूपीपीसीएल, इनमें से कौन सी विधि कृत्रिम श्वास का मुख्य विधि होती है? डीएमआरसी। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग एग्जाम में, डीएमआरसी और यूपीपीसीएल में, कि यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो हम 4 विधि पढ़ी थी हमने। एक पढ़ी थी सिल्वेस्टर, मुंह से नाक वाली विधि, सेपर विधि, मुंह से मुंह वाली विधि। सिल्वेस्टर विधि क्या होती है? यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो उसको छाले हो जाते हैं, कहाँ पर? हमारी छाती पे, चेस्ट पे। तो उसको हम किसके, पीठ के बल लेटाते हैं, और उसको 10 से 12 बार हम उसको क्या करते हैं, चेस्ट के पंपिंग करते हैं। इस विधि को बोलते हैं सिल्वेस्टर विधि। सेफर विधि किसे कहते हैं? यदि इस बंदे को करंट लगा और छाले कहाँ पड़ गए, पीठ पर, तो हम उसको उल्टा लेटाते हैं पेट के बल, और पेट के बल लेटाने के बाद उसको चेस्ट के ऊपर हम 10 से बार पंपिंग करते हैं। तो ये 2 विधि समझ में आया। मुंह से नाक की विधि क्या होती है? तो हम मुंह को बंद करके नाक से हवा भरते हैं। तो सबसे आसान विधि होती है मुंह से मुंह में हवा भरना, माउथ टू माउथ विधि, यानी हम मुंह से मुंह में हवा डालते, फूंक मारते हैं। ठीक है, सबसे आसान विधि है। अगला है दोस्तों, ये हमारा यहीं पे रामबाण खत्म हो जाता है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सफलताओं का शीर्षक ना हो तो संघर्षों की कहानी का कोई नहीं पढ़ता। यदि आपकी सफलता का शीर्षक ना हो, कि आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक आपको संघर्ष की कहानी कोई नहीं पढ़ेगा, आपने कितना संघर्ष करा है। तो दोस्तों सफलता के लिए अभी से तैयार हो जाइए, जो कि आने वाली एग्जाम हम ही फाइट करें। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमने रामबाण का सेकंड पार्ट था, रामबाण हमारा इलेक्ट्रिकल रामबाण चल रहा है। तो आप भी, तो दोस्तों आपको भी समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार से आपको रामबाण का हमने सेकेंड पार्ट हमने कराया है। इस तरह से हमारे कंटिन्यू पार्ट चलते जाएंगे, रोज़ 8 बजे आपको वीडियो मिलती जाएगी। यदि दोस्तों आप भी डीआरडीओ, एमपी पीजीसीएल, एमपी आईटीआई टीओ, या एमपी लाइनमैन, या आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, या भेल, या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो या आईटीआई रिलेटेड है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और आप इसको निःशुल्क आपको तैयारी भी करवा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।